नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रांति में आपके साथ नसीम सिद्दीकी। जैसा आप सभी को पता है, मालूम है, हर रविवार न्यूज़ क्रांति रहती है। खासकर शाम 7 बजे चलता है एक शो नेताजी स्माइल, जिसमें आज हमारे साथ जनपद जालौन के कद्दावर और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आप उनसे हम जानेंगे किस तरह उन्होंने ज़मीनी मेहनत की है और एक जाके वरिष्ठ और कद्दावर नेता विधायक बने और एक मंत्री भी रहे, उसमें राज्य मंत्री भी रहे। आज हम पूरी जो जीवनी है आपके बीच रखेंगे, देखते रहिए। आज हमारे शो का हिस्सा बने हैं पूर्व मंत्री रहे राज्य में हरिओम उपाध्याय जी। उनसे हम जानेंगे उनकी जमीन पे किस तरह वो नेता बने। फिर तेरे आपका पूरा नाम और जन्म जानना चाहेंगे। हरिओम उपाध्याय हमारा नाम है। मेरा जन्म स्थान कुठोला गाँव पड़ता है, गंगा के पास, तहसील महोबा है। 1967 में मैं पैदा हुआ था। एक किसान परिवार से हमारा संबंध है। आपके प्रारंभिक शिक्षा क्या है कि मेरे अपने ग्राम में जन्म लिया है? एक ग्राम जन्म लेने के बाद बहुत बड़ी समस्या रहती है शिक्षा की, इतना शिक्षा कहीं नहीं होती है। प्रारंभिक शिक्षा क्या लिया है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राइमरी और जूनियर स्तर तक हम गांव में पढ़े हैं। नीचे बैठ कर के पट्टी और गोरका लेकर के जाते थे। उस समय हम लोगों ने वहाँ पर गांव में अध्ययन किया। आज जो कुछ है उन ईमानदार अध्यापकों की वजह से है कि वो जो रात में भी पढ़ाते थे और दिन में भी पढ़ाते थे। आज वो हम लोगों के बीच में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। हम उनको आज सादर नमन करते हैं और याद करते हैं कि उनका जितना इस राष्ट्र के निर्माण करने में योगदान रहा है वो एक अविस्मरणीय है। आपने जो राजनीतिक शुरुआत कब की और किस पार्टी से की? मेरी राजनीतिक शुरुआत 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विद्यार्थियों के बीच में काम करता है, संघ का अनुसांगिक संगठन है। उस संगठन में मैं सबसे पहले जिला संयोजक बना। जिला संयोजक बनने के बाद 1991 में 1986-87 में छात्र अध्यक्ष यहाँ स्थानीय डिग्री कॉलेज है, उसका छात्र अध्यक्ष बना। अपने विधायक और मंत्री बना, बहुजन समाज पार्टी से बना। ये दुख की बात है कि हमें पार्टी छुड़ाई गई। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा अनुशासित और बहुत अच्छा काम करने वाले लोगों में से रहा हूँ। उस समय कुछ लोगों ने द्वेषपूर्ण तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार कर करके पार्टी से बाहर करा दिया। मैं बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर के राजनीति करनी थी। राजनीति करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफार्म चाहिए, तो उस प्लेटफार्म पर हम पहुँचे जिस प्लेटफार्म ने हमें टिकट दिया। टिकट देने के बाद मैं विधायक बना और मंत्री बना बहुजन समाज पार्टी से, माननीय मायावती के गवर्नमेंट। आपने राजनीति शुरू करी, किसी भी कार्य को शुरू करो, राजनीतिक शुरुआत करो, मतलब कहीं कोई भी काम ले लो, अगर शुरुआत की जाती है तो उसमें मजबूती भी, पैसा भी चाहिए, मतलब सपोर्ट भी चाहिए। आपने राजनीति शुरू करी, आपका सपोर्ट किस तरह रहा? पारिवारिक मजबूती को किस तरह आई? मुझे आज बड़े गर्व से कहने का अनुभव हो रहा है कि जब मैंने राजनीति शुरू की तो मेरे पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी और उस मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी समाज के लोग डलवाते थे और समाज के लोग ही हमें आने बढ़ाने का काम करते थे। मेरे पास उस समय पेट्रोल तक का पैसा नहीं रहता था। कभी कभी ये भी मुझे अनुभव में आया क्या, मैं उस परिस्थितियों से गुजरा कि मोटरसाइकिल में बीच रास्ते में पेट्रोल नहीं रहा तो कहीं झाड़ियों में छिपा करके मैं चला आया और दूसरे दिन किसी बस या ट्रक से पहुंच करके उसमें पेट्रोल डाल के ले आया। इन्हीं परिस्थितियों में मैं, चूँकि एक किसान का बेटा और किसान के साथ साथ हमारे पिता अध्यापक भी थे, इन्हीं परिस्थितियों में मैंने राजनीति की शुरुआत की और बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम किया है। मुझे ध्यान है कि 84 का जब इलेक्शन हुआ तो उस समय साधन वाहन कम हुआ करते थे, तो उसमें पैदल चल करके या ट्रैक्टर से या किसी
किसी प्रकार से साइकिल से लोगों का वहाँ तक पहुँचना हुआ करता था। ज़्यादातर पैदल ही लोग जाते थे। उस समय मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते उन चुनावों में भी काम किया है, जिन चुनावों में बहुत अभाव हुआ करता था। और अभाव के साथ साथ हम लोगों की एक नौजवानों की टीम थी। उस समय हम नौजवान थे, तो नौजवान अपनी पूरी ताकत और पूरी स्फूर्ति से काम करने में दक्ष रहता है। उसी दक्षता के तहत हमने संघ, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। उसी काम के तहत हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लोग मुझे इतना प्यार देते थे, चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि मैं जिस गांव में पहुंचता था उस गांव में लोग भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन, संघ के अनुषंगिक संगठनों का काम जो हुआ है, उस काम के तहत लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जुट के चलते थे। संघ का भी काम करने का मुझे शुभ अवसर मिला। संघ का काम मैं माधोगढ़ में जब पढ़ता था बुंदेलखंड इंटर कॉलेज में, तो वहाँ शाखा और संघ का काम भली भांति और बड़े तन्मयता और तेजी से किया। जैसे आपने बताया कड़ी मेहनत करी, लेकिन जब जाके आप नेता बन पाते हैं, प्रतिनिधि बन पाए, कड़ी मेहनत की, और सबसे बड़ा योगदान समाज का रहा। पेट्रोल तक तो पैसे रहे आपने, समाज के लोगों ने आपको पेट्रोल के पैसे दिए, तो आप कुछ बन गए। तो समाज के प्रति क्या आपकी राय रहती है कि समाज का विकास हो सके? क्या युवा जो समाज के हैं, युवाओं का विकास हो सके? तो जब युवाओं का और समाज का विकास होगा तो मालूम सी बात है देश का ही विकास होगा। तो आप देश के साथ जो समाज की क्या राय रहती है, इनका विकास किस तरह हो सके? मैं जब विधायक बना तो उस समय सन 2007 में अकाल की स्थिति थी। आप लोग तो छोटे रहे होंगे, जो हम लोगों की उम्र के लोग हैं उन लोगों को पता है, भयंकर सूखा पड़ा था। इतनी भयंकर सूखा पड़ा था कि कहीं गेहूं और मटर और अनाज जो पैदा हुआ तो बड़े छोटे छोटे से दाने में पैदा हुआ, क्योंकि पानी मिला नहीं। किसान बड़ा कष्ट में था। उस समय का कष्ट और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, और बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ मैं उस प्रतिज्ञा में सफल हुआ। जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने अपनी हैसियत के अनुसार मैं जनपद का पहला विधायक हूँ। बड़े गर्व के साथ और बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अपनी बुंदेलखंड विकास निधि और विधायक निधि हमने किसानों को समर्पित की। और इसके अलावा भी बुंदेलखंड विकास पैकेज का जो पैसा आया, उस पैकेज का जो पैसा आने के बाद हमने जो ट्यूबवेलों की एक परंपरा बनाई थी, हमारी विधायक निधि के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, हमारी बुंदेलखंड विकास निधि के ट्यूबवेल लगे हैं। आप लोग पता लगा लें गाँव गाँव जा करके। और उस विकास पैकेज का एक 10 करोड़ का हिस्सा हम जबरदस्ती लड़के ले आए थे सरकारी नुमाइंदों से। उस पैसे से भी ट्यूबवेल लगे हैं। हम जिस विधानसभा से विधायक नहीं हुआ करते थे, कोंच विधानसभा थी, जिस गांव का मैं निवासी हूँ वो उस समय कोंच में हुआ करता था। कोंच विधानसभा में भी हमने ट्यूबवेल लगाने का काम किया है। गांव गांव जाकर के आप लोग पता लगा लें, 270 प्रोजेक्ट हमारे ट्यूबवेल के चल रहे हैं। हम चूँकि किसान के बेटे थे और किसान के परिवार में पैदा हुए हैं, किसान का दर्द हम लोगों ने झेला है। हम लोग भली बात जानते हैं किसान की स्थिति बड़ी दयनीय और ख़राब है, विशेषकर बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधा ना के बराबर है। हमारा जो असिंचित क्षेत्र है वो बड़ा भूभाग असिंचित क्षेत्र के रूप में है। मित्रों, आज के 125 साल पहले एक 2 नहरों का संचालन किया था अंग्रेजों के टाइम में, हमीरपुर साख और कुठौन साख। ये सन 1887 की बनी हुई परियोजनाएं ये आज चल रही हैं। उन्हीं परियोजनाओं से जितनी सिंचाई इस बुंदेलखंड के जनपद जालौन में हो जाती है और हमीरपुर के कुछ हिस्से में हो जाती है, इस जनपद जालौन में कोई नई परियोजना स्थापित नहीं की गई।
उसका परिणाम ये है कि हमारी असिंचित भूमि बहुत बड़ी है, जबकि हम लोग अगर सिंचाई के साधन, सिंचाई, दवाई और हम लोगों को निकाई और गुड़ाई का काम के साधन हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग पंजाब और गुजरात से कहीं कम नहीं है। हम लोगों की यहाँ कोई ये कमी नहीं है कि हम लोगों की खेती कमज़ोर हो या हम लोगों का कोई किसान मजबूत न हो, कार्य करने वाला किसान न हो। हम लोग दिन रात कार्य करने वाले लोगों में है। एक गर्व की बात और है, अब कुछ परंपराएं थोड़ी सी दूसरी हो गई हैं। आज के 15-20 साल पहले हमारी माताएं बहनें लगातार खेती का काम करती थी और उस कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग अपना जीविकोपार्जन खेती से ही करते थे। खेती पर आधारित गौवंश की परंपरा है। मित्रों, जो गौवंश है आज जो भटकता घूम रहा है, आज जिन लोगों ने तमाम प्रकार के संसाधन अपना लिए हैं, उन संसाधनों को जो प्रदूषित हो रहा है माहौल, जगह जगह गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जो गाय हम लोगों के बीच में भूखों मर रही है, प्यासी मर रही है, संसाधनों के विहीन होकर के भी हम लोग उन गायों, संसाधन होते हुए भी हम लोगों का जो सिस्टम गायब हो गया है। सरकारें चाहे कोई बन जाए, हम लोग देखते हैं कि जो गाय की सुरक्षा की परंपरा किसान करता था, किसान ही उन गायों को रखता था, किसान ही उन गायों से दूध और दही का उत्पादन करता था और अपना जीविकोपार्जन करता था। ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। हम देखते हैं हर गांव में गौशालाएं बन गई हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं किसान हूं, एक गाय रखूंगा, 2 गाय रखूंगा, मेरा पूरा परिवार उन गायों के लिए समर्पित रहता है, तब उन गायों को बचाया जा सकता है। जहां 200-500 गाय होंगी वहां तो सुनिश्चित मरना ही है। इस परंपरा को खत्म करने के लिए हम लोगों को कृषि के संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। कृषि के संसाधन के साथ साथ ये जो बुंदेलखंडी नस्ल है, बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे 10 साल के अंदर ये बुंदेलखंडी नस्ल खत्म हो जाएगी और एक शुगर जात की जो गाय है, जिसको जर्सी कहते हैं या दोगलू जर्सी कहते हैं, वो देश के अंदर अभी भी प्रभावी है और प्रभावी होती चली जाएगी। जैसे आपने किसान के मुद्दे बताए, किसान किस तरह बुंदेलखंड का है, गायों को लेकर कई मुद्दे हैं। आपने क्या ये मांगे अभी तक सरकार के सामने आपने रखी नहीं हो? वहाँ पर जैसे कि आपके बुंदेलखंड निवासी हैं, किसान के बेटे भी हैं, जिस तरह जनपद जालौन में किसान भी किस स्थिति में जूझ रहे हैं कि कोरोना है, कहीं टिड्डे आ जाते हैं, उनकी कई मांगे हैं सरकार से, वह पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके बारे में आगे तक सरकार को आपने अवगत कराया, उससे क्या कुछ वहाँ से क्या आदेश कुछ आया? देखो, ये आपका प्रश्न सही है। सारे लोगों को सरकार को अवगत कराना चाहिए। अभी आपने टिड्डी की बात की, ये सब दैवीय प्रकोप है। ये कोरोना चल रहा है, ये भी दैवीय प्रकोप है। लेकिन एक कष्ट की बात है कि हम लोगों के पास संसाधन नहीं है, तो हम लोगों का जो मजदूरी करने वाला वर्ग है, वो मजदूरी करने वाला वर्ग गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जाता है। जो प्रवासी जिनका नाम रख दिया गया है, वो प्रवासी लोग मजबूरी में जाते हैं क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ पर राज्य किया इतने दिन, आप देख लीजिए कहीं भी बुंदेलखंड में इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है ऐसी जगह है, मजदूर जो है, अगर हम लोगों के पास इंडस्ट्रियल इलाका ठीक होता, इंडस्ट्रियाँ ठीक होती, तो मजदूर को वहाँ काम करने का मौका मिलता, काम करता, अपने घर पे रहता। यहाँ जाकर के वहाँ जलालत भरी ज़िंदगी जीता है। हम लोग देखते हैं, कई जगह गए हम लोग, जामनगर और बहुत सारी जगह गए गुजरात में, बहुत छोटी छोटी जगह में रह कर के, बहुत गंदी गंदी जगह में रह कर के जीविकोपार्जन के लिए वहाँ पर कुपोषण के हमारे नौजवानों के बच्चे शिकार होते हैं। उन लोगों ने अपने पेट के लिए इन सब चीज़ों को स्वीकार किया है।
क्योंकि वहाँ संसाधन है, गुजरात में संसाधन है, महाराष्ट्र में संसाधन है, हरियाणा में संसाधन है। वहाँ जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के आधार पर हम लोगों के नौजवान मजदूरी करने पर वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद वहाँ मजदूरी करते हैं। अगर वो संसाधन यहीं उपलब्ध हो, वो संसाधन खेती कार्य का कार्य हो सकता है और भी तमाम इंडस्ट्री के रूप में हो सकता है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए जो एक रक्षा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो हम लोगों का एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के इस तरफ उस तरफ जो डेवलपमेंट होगा, उसमें थोड़ा बहुत मजदूरी का काम लोगों को मिलेगा और नौजवानों को भी अपने भविष्य के निर्माण के लिए, बच्चों की दवाई लिखाई और पढ़ाई के लिए काम मिलेगा। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है नौजवान जो आज हो रहा है, उस नौजवान के सामने रोजगार की बड़ी समस्या है। हम गांव में देखते हैं, आज हम जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है जो मजदूर लौटा है, वो मजदूर गाँव से पलायन किया था, आज 10-20 सालें हो गई, 25-25 सालें हो गई हैं। जब वो गांव आता था तो गांव में आकर के अपना जो कमाया हुआ पैसा अच्छे घर बनाना, ट्रैक्टर लेना और तमाम चीज़ें करना, जबकि वहाँ पर कोई अच्छा काम करना नहीं कर रहा था। पानी पूरी का धंधा या कहीं किसी की मजदूरी करना या कुछ करना, इन सब चीज़ों को झेलते हुए भी, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड की माटी में बड़ी स्टेमिना है, बुंदेलखंड के लोग बड़े मजबूत हैं, हर चीज़ से मजबूत हैं। उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि हम लोगों के सामने इतनी बड़ी महामारी होते हुए भी हम लोग अपनी ह्यूमिनिटी के द्वारा उसका मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना का हम लोगों का जो ह्यूमिनिटी पावर है उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से अगर पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया होता तो हम आज कहीं तो कहीं होते। विकास की दौड़ों में हम लोग जो पिछड़े हैं, उस पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। जैसा आपने कई मुद्दों पर सरकार को भी गलत ठहराया, कांग्रेस सरकार जो थी वो गलत है। एक सबसे बड़ा मुद्दा और खास मुद्दा रहता है हमेशा देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कई बता रही है हम कदम ये उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं, लेकिन तब भी ऐसी कई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिससे देश विदेश संसार हो जाता है। जो बच्चियां दहेज जाती घर से बाहर दहेज की कदम नहीं रखती हैं, वो रहता है महिला सुरक्षा का मुद्दा। उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार क्या काम कर रही है और काम कर रही है तब भी ये घटना क्यों हो जाती है? इनके पीछे जो लोग घटना करते हैं, उन घटना करने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारे भी परिवार में माताएं, बहनें और बेटियां हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून के साथ साथ हम लोगों को अपनी समझदारी की भी ज़रूरत है। अभी जैसे कि बहुत सारी घटनाएं हुई, हमारी बेटियां और माताएं कई जगह लज्जित हुई हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। दुखद के साथ साथ बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी हम अपनी बहनों और माताओं को, बच्चियों को पढ़ाने में कम विश्वास करते हैं। पढ़ाने के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने में भी कम विश्वास करते हैं। 50% आबादी है। जब वो सारी महिलाएं बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएंगी, जो आज पर्दा प्रथा है हम लोगों के बीच में, ये भी एक बड़ा कारण है। अगर 25 पुरुष हैं और 30 महिलाएं होंगी या 25 महिलाएं होंगी या 22 महिलाएं होंगी, तो किसी गंदे पुरुष की हैसियत नहीं है कि इतने समूह के सामने गंदी हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी बहनें और माताएं अपने सुरक्षा के लिए स्वयं प्रशिक्षित होकर के और अपनी स्वयं सुरक्षा करें। सरकार तमाम प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए हैं और उन संसाधनों का प्रयोग करने का भी काम करें और प्रयोग के साथ साथ उनकी समझदारी भी बढ़ना चाहिए। हमारी बहनों की
शिक्षा भी बढ़ना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ लोगों को, सारी माताएं और बहनों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ अब आप देखिए, जिन जिन देशों ने प्रगति की है वहाँ कहीं महिलाओं का भेद नहीं है। वहाँ बच्चियाँ और वहाँ की बहनें और महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ के काम करती हैं। यहाँ पर हम लोग पीछे हैं अभी। हालांकि मोदी जी ने काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का की सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन विपक्ष का हमेशा यही तंज रहता है और रहेगा भी। ये जो रेपिस्ट हैं या जो रेप करते हैं, ये घटना करते हैं, महिलाओं का जो अत्याचार करते हैं, वो बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता नेता ही क्यों निकलता है? देखा जाए अभी तक जो बड़ी घटनाएं हुई है महिलाओं के साथ, उसमें बीजेपी के नेता निकले, तो विपक्ष के तंज पे आप क्या कहेंगे? देखो, अभी आपका जो इशारा है, जो उस इशारा को हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के नेता ही निकलते हैं। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे ही सभी पार्टियों में अभी आप जो तंज कसने का प्रश्न कर रहे थे, ये सब प्रायोजित घटनाएं जो है हर सरकार में हुआ करती हैं। ऐसा नहीं कि घटना ही ना हुआ करे, घटना करने वाले को घटना करना है। ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें ये है कि थोड़ा सा अगर इस प्रायोजन को हम लोगों को समझना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए और दूर के साथ साथ पूरी ताकत से उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो समाज में गलत लोग हैं। आज देखिए आप, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, ये बिल्कुल आज गलत हो रहा है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, नहीं जो खराब लोग हैं वो राजनीति में वर्चस्व स्थापित करेंगे। नौजवान की जो आज पसंद है वो अच्छे लोगों की पसंद है, ये बड़े फक्र के साथ कह रहा हूँ। उसका कारण प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बने हैं 12 में, ये सब नौजवानों की पसंद के कारण बने हैं, उनकी अच्छे लोगों की पसंद के कारण बने हैं। तो अच्छे लोगों को राजनीति में छोटे पदों पर भी आना चाहिए। अभी जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा है, थोड़े दिनों बाद, 4-6 महीने बाद, तो मेरा अनुरोध और निवेदन है, गांव में राजनीति अच्छी होना चाहिए। गांव की राजनीति जो प्रदूषित हो चुकी है, उस प्रदूषण को खत्म करने का काम अच्छे लोग ही कर सकते हैं। जो गांव में राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति, वो 2-4-5% हुआ करते हैं। 95% लोग अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो 95% लोग बाहर निकल के राजनीति नहीं करते हैं और उसका परिणाम ये होता है किसी किसी गांव में 2-4-5% लोग हावी होकर के उस गांव की राजनीति को हथिया लेते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा का मामला है। मेरा एक ही निवेदन है कि जो जनप्रतिनिधि चुने वो अच्छे चुने, जो काम करने लायक हो, जिनकी मंशा अच्छी हो, जिनके जज्बा हो, जिनके मन और मस्तिष्क में अच्छे कामों का भूत सवार हो। चूँकि हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं, इस समय भारत की तरफ सारे लोग देख रहे हैं। उस देखने के कारण हम लोगों को समर्थन भी बहुत है, लेकिन आसपास के लोग भी हम लोगों के खिलाफ हैं। छोटा सा क्वेश्चन, आपने जैसे कहा है कि वो जो अच्छे लोग हैं उन्हें राजनीति में आना चाहिए, तो युवा हैं, आप वरिष्ठ भी हैं, एक मंत्री भी रहे हैं, तो युवाओं पे क्या सोच रखते हैं कि जो नए युवा है राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन भटक जाते हैं, कहीं गलत बयानबाजी कर देते हैं, कहीं भड़काऊ पोस्टर डालते हैं, कुछ करते हैं। तो युवा जब राजनीति में आए, इसके लिए उन्हें शिक्षित भी होना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा जब व्यक्ति होगा वो शिक्षित जरूर होगा। तो आप युवाओं को शिक्षा और राजनीति में आने के विषय में क्या कहेंगे? शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो राजनीति नहीं होगी। आप अशिक्षित होकर के राजनीति नहीं कर पाओगे। आज के युग में आज इतना बदलाव हो गया है, हम देखते हैं कि हर चीज आपके सामने है। अगर एक छोटी सी छोटी घटना हो जाए तो उस घटना को जो
आप लोग चाहे वो समाचार के द्वारा, इलेक्ट्रिक मीडिया के द्वारा या फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों के द्वारा लोगों तक तुरंत पहुंच जाती है। आपने जो कहा कि नौजवानों को शिक्षित होकर के राजनीति करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यही तो एक परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण दौर है नौजवानों के लिए। अगर नौजवान इस परिवर्तन के दौर में आगे आ गए, अच्छे मंशा से आगे आ गए, चूंकि बहुत बड़ा समय हो चुका है आज़ादी के बाद, एक पीढ़ी चली गई, उस पीढ़ी ने जो किया है वो आज हम लोगों के लिए अच्छा ही करके गए हैं और उस पीढ़ी ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन मेहनत के साथ साथ जिन लोगों ने अगुवाई की थी उस समय आज़ादी के बाद, और अगुवाई करने वाले लोग, जिन लोगों के हाथ में सत्तांतरण किया गया था, सत्ता हस्तांतरण की गई थी, वो लोग ठीक नहीं थे। उनकी सोच जो है तत्कालिक सोच थी, तत्कालिक सोच न होकर के एक बड़ी सोच नहीं थी। चाइना हमसे बाद में इम्प्रूवमेंट किया और तमाम देश हमसे बाद में आए, ये लोग हम लोगों के से आगे क्यों निकल गए? ये नौजवानों के लिए प्रश्न है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये सत्ता हस्तांतरण के बाद जो ये खेल खेला है इस देश के साथ, तो उस समय के नौजवान उसमें पिसते चले गए, रोजगार के साधन नहीं दिए। इन लोगों ने दूसरा काम किया, अपने सत्ता बचाव के लिए हर चीज करने के लिए तैयार रहे। इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि इनकी सरकार बहुत दिनों चली। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी राज्य में, किसी देश में कि इतने दिनों सरकार चली हो। 77 में सरकार का हस्तांतरण हुआ। इंदिरा, उस समय की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उनकी जोर जुर्म और जायजती के कारण एक बार छोटा सा हस्तांतरण हुआ, फिर कांग्रेस आ गई। ये जो अभी का दौर है, ये दौर बड़ी समझदारी का दौर है। क्योंकि अगर हम लोग नौजवान इसमें आगे आकर के देश की मुख्य धारा में और देश को बढ़ाने में शामिल नहीं होगा, तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। हमारा केवल नौजवानों से अनुरोध है कि सारे जातिवाद, धर्मवाद, सभी कुर्बेबाजी और सभी प्रकार से जो गंदगियां हैं समाज में, उन गंदगियों को खत्म करते हुए अपने निर्माण में, देश निर्माण में और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, बहुत बड़ी कुरीति है। हम लोग 47 में स्वतंत्र हो गए, आज तक हम लोग छुआछूत और जातिवाद खत्म नहीं करता, पर्दा प्रथा खत्म नहीं करता। हम लोग आज भी बच्चियों को पढ़ने के लिए मतलब बहुत कम परसेंटेज में है। हम लोग साक्षर नहीं हो पाए, पूर्ण साक्षर हो जाना चाहिए था अभी तक। और पूर्ण साक्षर के साथ साथ हम लोगों को बहुत समझदार हो जाना चाहिए था। हमारी जो खेती है, वो खेती बहुत पीछे जा रही है। जो जीडीपी का निर्धारण करती है कृषि कार्य, कृषि जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका को हम आगे नहीं ले आ पाए। तो इन सब चीज़ों को नौजवान ही संभाल सकता है। जो कोई गलत करे, हम तो ये कह रहे हैं, उस गलत जनप्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए। युवाओं को हर युवा रोज मतलब राजनीति में आना नहीं चाहता है, और आ जाएगा अगर बेहतर नेता रहेंगे वो जरूरी नहीं है। लेकिन उन्हें रोजगार भी दिया जाए, तो रोजगार के लिए आपकी क्या राय रहती है, क्या विचारधारा है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, अगला कदम कि युवाओं को सिर्फ रोजगार मिल सके और सीधा रोजगार मिल सके? क्योंकि रोजगार युवा जब लेने जाते हैं तब भी एक भेंट चलती है, भेंट रहती है पैसों की, उससे भटक जाती है युवा, नहीं रिश्वत लग रही है, जिसको रिश्वत भी कहते हैं। सीधे रोजगार देने का कोई आपका नजरिया है कि सीधे युवा को रोजगार मिल सके, तो सरकार कोई नीतियाँ? अभी आपने जो प्रश्न किया है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौजवानों को रोजगार, चूँकि यहाँ पर 45% नौजवानों की आबादी है। हम लोगों के पास अभी जो नौकरी का विषय है,
तो नौकरियां तो अब और भी खत्म होने जा रही हैं इस कोरोना काल से। ये यही तो हम कहना चाहते हैं कि उन नौकरियों को न करते हुए, ध्यान न देते हुए नौजवानों को अपना खुद का कार्य खड़ा करना चाहिए। अब आप जाइए, छोटा सा उदाहरण है, सूरत जाए आप, बहुत लोग सूरत हैं अपने यहाँ और बहुत लोग वापस आ गए हैं। सूरत में बहुत छोटे छोटे कुटीर धंधे हैं, हॉल बनाना, साड़ियों की टकाई करना, वहाँ पर साड़ियों का भरण करना, हाथ से करते हैं माताएं, बहनें और नौजवान वहाँ इसमें लगा है। अभी हम एक दिन देख रहे थे, भले ही दुश्मन है हमारा चाइना, लेकिन उनसे सीखना चाहिए। काम करने का तरीका बढ़ा है। जो ये चाइनीज सामान आ रहे हैं ये घर घर में बन रहे हैं, छोटे छोटे कुटीर धंधे हैं, उनसे लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये साधन है। नौकरी सभी को नहीं मिल पाएगी, चाहे कोई किसी की सरकार हो। हम लोगों को कुटीर धंधे स्थापित करना चाहिए। अब देखिए कितना विडंबना का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 योजनाएं चलाई कौशल विकास की, और एक शेर बना आता है, आपने देखा होगा, उसमें तमाम पुर्जे लगे रहते हैं। उन पुर्जों को साइकिलिंग करने का काम का निर्देश दे रहा है। तो अगर हम लोग कौशल विकास के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर धंधे, आज हम लोगों का प्रोडक्शन, सबसे बड़ा प्रोडक्शन खेती का है। खेती में बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं और हम लोगों के पास संसाधन न होने के बावजूद भी हम लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हम लोगों को उस खेती के जो पैदा हुए जिन्स, उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करके और उनको प्रोडक्शन के रूप में न करके उनका सीधा सीधा भेजने का काम, एक नौजवानों की एक समूह बन जाए। हम लोगों से दिल्ली भी नज़दीक हो गई है, बम्बई भी नज़दीक होने जा रही है, कोई संसाधन की कमी नहीं है। अगर हम लोग खेती का काम उन्हीं जिन्सों को वहाँ बेचने का काम करें सीधा, सरकार ने सारी बाध्यताएँ भी खत्म कर दी हैं। बाध्यताओं के साथ साथ सरकार प्रयास भी कर रही है कि किसानों का उद्धार हो। उस उद्धार के लिए हम लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। आज डेयरी उद्योग, न्यूजीलैंड बहुत छोटा सा देश है, आज दूध में सबसे आगे है। हम इतने बड़े भूभाग में हैं, हम लोग दूध में सबसे पीछे हैं। ये विडंबना है कि नहीं? हम लोगों के जो प्रोडक्शन है वो घर पे किसान बेच जाता है मंडी में, अच्छे प्रोडक्शन, और सस्ते मध्य चले जाते हैं। उनको मल्टीप्लाई करके हम लोगों को खेती, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, खेती को उद्योग के रूप में करें, धंधे के रूप में करें, व्यापार के रूप में करें। खेती को टालू मिक्सचर के रूप में ना करें, जो एक गाँव में शब्द है कि हम लोग टालू मिक्सचर के रूप में कर रहे, अपने बीज डाले आए, चले आए और बैठ गए। फल और सब्जियां पैदा करें, इनकी आज बड़ी डिमांड है। डिमांड के साथ साथ एक बात और है, हम लोगों की ह्यूमनिटी पावर क्यों खत्म है? इसका मेन कारण ये है कि हम लोगों के खान पान विशुद्ध हो गए, प्रदूषित हो गए। क्योंकि हमारा गोवंश नष्ट हो रहा है, हमारा गोबर नहीं मिलेगा हम लोगों को खेती में अच्छे प्रकार के जो चाइना मेड वो है विषाक्त औषधियाँ, और तमाम अमेरिका की कंपनियां आ गई हैं ये औषधियाँ प्रयोग करने के बाद, उसको हम खा रहे हैं। हमने देखा कि रात के लौकी इतनी सी है, शाम के उसमें इंजेक्शन लगा दिया, सवेरे आधारित गोबर पे आधारित, और जो गोबर और गोवंश और जो देसी खेती है उस पर आधारित खेती करना पड़ेगी। उसका कारण बता दें, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, बीज की कीमतें बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ आप तमाम प्रकार के संसाधन हो रहे हैं
जिनमें हम लोगों का पैसा अनर्गल खर्च होता है खेती की। हमारा कहने का मतलब ये है कि खेती को हम लोग कम मूल्यों में करें और उसकी पैदावारी ज़्यादा लें। आज बहुत सारे लोग विदेश की ओर लालायत रहते हैं कि फला जगह की चीज़ ठीक है, हम लोग भी वहाँ पर यहाँ पर किसान हैं, हम लोग भी पैदा कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे एक दिन एक महिला ने कुल मिला के 2000 वर्ग फीट के कमरे में 10-15 लाख की मशरूम पैदा की। इस प्रकार से चलना पड़ेगा हम लोगों को। एक हम देख रहे थे कि अमरूद का बाग लगाया उसने, इंजीनियर की नौकरी छोड़ के आया था और अपना बाग लगा करके 4 लाख रुपया एकड़ वो पैदा कर रहा है। हम लोगों को इस प्रकार के रोजगारों को अपनाना पड़ेगा। हम लोगों के पास खेती भी कम होने जा रही है। हमारा नौजवान जो भटक रहा है, सवेरे से जो घूमता है, ये घूमे नहीं, ये सवेरे से उठे अपना काम करे। डेयरी घर में पहले 4-6 गायें रहती थी, भैंसें रहती थी, वही संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। उसको थोड़ा अच्छे प्रकार से, चूँकि संसाधन बढ़ रहे हैं, आप अच्छे प्रकार से कर सकते हो। सेट बना करके एक छोटी सी डेयरी स्थापित कर सकते हो। बहुत सारे नौजवान इस ओर लालायत भी हैं, हम गाँव में देखते हैं जिन लोगों ने 2-3-4 भैंसियाँ पाल रही और गैया राख रही, वे आज मोटरसाइकिल चलने लगे, अच्छे जीवन यापन में जिंदगी जी रहे हैं। और जो लोग बाहिजात घूम रहे हैं, उनके लिए तो देखो समस्या रहे हैं। बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने युवाओं को, देखा जाए रोजगार के लिए बहुत अच्छे वजह कर सकते हैं। आप एक वरिष्ठ है, पूर्व रहे, कब से जब आपने राजनीति शुरू करी, ग्राम शुरू करी, और आपने जब विधायक की लड़ी होगी तो इतने साधन भी नहीं होंगे, आपने पैदल चल करके लोग वोट मांगे होंगे। तो सवाल ये रहता है कि आज के जो सोशल मीडिया है वो हावी है राजनीति पे, या जो जनसंपर्क है, निजी संपर्क पे वो हावी? इस समय तो देखो भाई, सोशल मीडिया हावी है। ये सोशल मीडिया ने एक ऐसा काम किया कि गांव-गांव में आप चले लो, सारे लोग अपना काम छोड़ करके मोबाइल पर बैठे हुए हैं। ये भी अच्छा नहीं है। ये सोशल मीडिया और मोबाइल अच्छे काम के लिए उपयोग होना चाहिए। हम देखते हैं वह कष्ट होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग गाली गलौज भी करने लगते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नौजवान जातिवाद की बातें करने लगते हैं, जातियों को गालियां देने लगते हैं, धर्म को गालियां देने लगते हैं। इसका ये दुष्प्रभाव समाज में जा रहा है। अन्य देशों में ये नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जो अगर गाली गलौज करे तो उसके खिलाफ अभियोग दर्ज है। इस प्रकार का कानून सरकार को ले आना चाहिए और नौजवानों को अच्छे काम करना चाहिए। सोशल मीडिया को आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी हैं, हम देखते हैं कि आप इतिहास का चैप्टर उठा लो, आपको किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन सोशल मीडिया में आपको पूरा विश्व का इतिहास मिल जाएगा। जो कुछ लिख दोगे, जो कुछ उसमें बोल दोगे, वो मिलेगा। खेती का आप टिप्स देखिए, तमाम प्रकार के व्यापार और तमाम प्रकार के अच्छे कामों के टिप्स देखिए आप। इसका उपयोग नौजवान करे। आपका सीधा कहना है कि अच्छे कामों के लिए सोशल मीडिया का यूज करने देखना कि भड़का हो गया गलत, किसी को गाली दें। जो आपने जब राजनीतिक सफर शुरू किया, जब बताया कि मतलब किस तरह आपने शुरुआत की, क्या रुकावटें आई आपकी अभी तक राजनीतिक सफर में? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हम राजनीति बंद कर दें, कि नहीं, कभी आप चलते रहे? राजनीतिक रुकावट एक आई थी, बहुत बड़ी रुकावट आई थी जब पार्टी से निकाले हुए। मैं कोई दोषी नहीं था, निर्दोष था। मैंने कहा भी पार्टी में जाके कि हमें पार्टी में रखे रहो। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही 25 साल से थे, लेकिन नहीं रखा। हमने ये नहीं कहा था कि पार्टी को मैं मजबूती करने का काम करूँगा। उस समय मुझे बड़ा कष्ट हुआ था कि मैं पार्टी से निकाला जा रहा हूँ और मैं इस पार्टी को अपनी दूसरी माँ समझता था, वो समझता हूँ। भारत माता और जिस माता ने मुझे पैदा किया है, ऐसे ही पार्टी ने भी मुझे पैदा किया है।
पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि थी और मैं पार्टी का बहुत काम करता था। इतना काम करता था कि मैं एक प्रकार से प्रचारक ही था उस समय, और प्रचारक के साथ साथ भूखों मर गए नौजवानों की एक बड़ी फौज तैयार की थी हमने डिग्री कॉलेज में। विद्यार्थी परिषद का कोई वजूद नहीं था। मैं जब विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक बना, वह अभाव था, लोगों के पास चप्पलें नहीं थी, कुर्ते पजामा पहनने के लिए एक या दो जोड़ी हुआ करते थे। उन अभावों में काम करना बड़ा दुष्कर था, लेकिन नौजवान हमारे साथ था। नौजवानों को हमने जोड़ा और जोड़ करके तोड़ जोड़ करके इस पार्टी को हमने सिपाही के रूप में बल प्रदान किया था। पार्टी ने जब मुझे निकाला उस समय मुझे बहुत कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ था, और उस कष्ट का मेरा कोई शौक नहीं था। अगर पार्टी में निकालती तो मैं बहुजन समाज पार्टी में शायद न जाता, क्योंकि एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी के जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में जिला पंचायत की चुनाव हुए। हम लोग जिला पंचायत में बैठे थे। एक पार्टी के बड़े नेता, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता 2002 के चुनाव में हमारे पास आए, तो बोले पार्टी कमेटी कर देना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम पार्टी के साथ धोखा नहीं करेंगे। हमें पार्टी में बहुत ही हम जिलाध्यक्ष बन गए बहुत कम उम्र में, 27-28 साल उम्र थी हमारी। शायद आप ही लोगों की उम्र में रहे होंगे। उस समय हम जिलाध्यक्ष बन गए थे पार्टी की, मेन पार्टी की। बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। युवा मोर्चा की उम्र थी, जिलाध्यक्ष पार्टी के बन गए। हमने कहा हमारा राजनीतिक सफर यहीं खत्म नहीं होने वाला है, हम संघर्ष करेंगे और हम आगे चल के अगर हमारे भाग्य में होगा तो MLA MP भी बनेंगे। तो हमसे कहा कि आप चूक रहे हैं। हमने कि चूकना या न चूकना एक अलग बात है। उस समय तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजवंत सिंह जी थे, उन्होंने भी कहा। तो हमने कहा भाई साहब भाग्य है, आगे भी मिलेगा, कहीं ना कहीं पार्टी से ही मिलना चाहिए। हमने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नहीं, ब्रजेंद्र सिंह की जगह हम उस समय ही MLA होते। फिर ब्रजेंद्र सिंह से बात की उन्होंने और ब्रजेंद्र सिंह को MLA बनाया। हम जब पार्टी से निकाले गए तो ये सब हमने चित्र देखा कि हम त्याग और कठिन कार्यों में काम करने वाले लोगों ने हमें पार्टी से निकाल दिया। हमारा कोई दोष भी नहीं था। कुछ लोगों ने इस बात पर निकाला था कि ये बहुत काम करने वाले लोग हैं, इनकी लोकप्रियता और इनकी ताकत बढ़ रही है। उस ताकत को देखते हुए निकाल दिया था हमें पार्टी से। इससे पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। सन 2007 में हम चुनाव जीते। इस गैप में हम सन 2007 के पहले 6 तक भारतीय जनता पार्टी इसके लोगों से जाके कहते रहे कि हमें पार्टी में बनाए रखें, इससे पार्टी का लाभ है। हो सकता है कि अगर हमें पार्टी में ले लेते तो हमारा मन न होता, क्योंकि हम बड़े प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। उस प्रतिबद्धता के कारण हमारा मन नहीं था पार्टी में जाने, दूसरे पार्टी में जाने का। लेकिन मुझे पार्टी में नहीं लिया गया, उसका मुझे जिंदगी और दुख रहा है। जैसे आपने बताया पार्टी से आपने निकाल दिया, बड़ा दोस्त रुकावट है। और तो जो प्रारंभिक गुरु के साथी कौन रहा? संघर्ष न हमारा कोई गुरु रहा है, साथी बहुत रहे हैं। साथी इतने लोग रहे हैं कि जो आज हम बैठे हैं वो साथियों की ही देन। उन्हीं साथियों की वजह से हम राजनीति किए हैं। गुरु हमने किसी को नहीं बनाया राजनीति, ना हम गुरु बनाते हैं, ना हम गुरु हैं। हमारा व्यवहार जो है वो सम और व्यवहार भाईचारे या पुत्रवत या पितावत रहा है। हमारे बहुत सारे लोग मार्गदर्शक तो रहे हैं, राजनीति में मार्गदर्शन तो हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मार्गदर्शन किया हमारा। उस मार्गदर्शन में हम उन लोगों को नमन भी करते हैं, उनको हम मानते भी हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमने राजनीतिक गुरु किसी को नहीं। राजनीतिक गुरु कोई रहा। इस वैश्विक महामारी चल रही है, सभी पता है।
इसमें शासन प्रशासन की नीतियाँ हैं आम जनता तक कैसे पहुँच रही हैं, लाभ मिल सके, जो प्रभाव उनकी नीतियाँ कितना प्रभावित है कि जनता को सीधे लाभ मिल रहा है? जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत तेजी से जुड़ा है, उस तेजी के लिए हम सभी लोगों को भी प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग कर भी रहे हैं कि जो इस महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उन प्रयासों को सफल बनाएं और महामारी को रोकें। और महामारी से तो बड़ी एक और महामारी आने वाली है, उस महामारी को रोकने का काम नौजवान ही करेगा। हम लोगों के सामने अभी आर्थिक संकट आने वाला है। हम देख रहे हैं कि आप मार्केट में और आपके पास धीरे धीरे हम लोगों का थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है पक्ष। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उस पक्ष को उठाएं, उसको वाजिब हाथों में पहुंचाने का काम नौजवान ही कर सकता है। नौजवानों से मेरा एक ही अनुरोध है कि जहाँ पर गलत काम होता उसको दिखाई दे, उसका विरोध करना शुरू करो। भाग जाएंगे, सरकार हर जगह नहीं पहुंचती है, लोग हर जगह हैं। आपने पार्टी में बहुत पुराने स्तर कार्य किया है, पुराने नेता भी हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, पार्टी में किस पद तक कार्य करना चाहते हैं और समाज के लिए, जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? कोई लक्ष्य या उद्देश्य बना जाता है कि हम ये बनेंगे तो हम ये कुछ करेंगे? देखो, सारे लोग अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, कर्म करना अपना काम है, हम लोग कर्म कर रहे हैं। जो ईश्वर, हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं, जो ईश्वर देगा हम उसमें विश्वास करते हैं, वो करेंगे। अब आप जो प्रश्न कर रहे हैं दूसरा, लक्ष्य क्या है? मेरा एक लक्ष्य है, बुंदेलखंड का उद्धार हो तो बुंदेलखंड राज्य बने। आपने बुंदेलखंड को राज्य बनाने की बहुत प्रयास किए, देखा गया सोशल मीडिया पर छा रहे, तो आपके प्रयास कहाँ तक सफल रहे? क्या अभी से कोई मांग जो है पूरी होने की संभावना है तो बुंदेलखंड अलग राज्य जाए? देखा जाए तो बुंदेलखंड पर राजनीति भी बहुत होती रही, बुंदेलखंड वो हम अलग बनाएंगे, हमें जितवाइए, पार्टी सब पार्टी कहती रही है। इसमें आपने कड़े प्रयास किए, अभी तक बहुत बार देखा गया आपको बुंदेलखंड अलग बनाया जाए। कहाँ तक आपकी जो मांगे थी या जो सफल बनाने का प्रयास था, कहाँ तक प्रभावशाली था? मैंने जो कोई ईमानदारी की बात होता है, जिस प्रकार से प्रयास होना चाहिए उस प्रकार से प्रयास नहीं किया है। और इस प्रयास को हम अकेले करने के लिए सक्षम भी नहीं है। इस प्रयास को हर बुंदेलखंड के नौजवान को करना चाहिए। मैं बुंदेलखंड के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ। अपील के साथ साथ एक और थोड़ा सा हमारे मन में है कि जो हमारा अगला जीवन है, थोड़ा अगले जीवन का मतलब ये है कि जो हमारा बचा हुआ जीवन है, राजनीति नहीं, उसको राजनीति नहीं कहेंगे, उस जीवन को हम बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए समर्पित करेंगे कोरोना काल के बाद। और उसके लिए नौजवान आगे आए और आगे आकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाए। अभी आपने जो प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बुंदेलखंड बनाने के लिए प्रयास बहुत किए गए और उन प्रयासों में बना क्यों नहीं। बहुत छोटा सा उदाहरण है तेलंगाना का। तेलंगाना को हम पढ़ रहे थे, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ की जनता ने बहुत अटूट प्रयास किया, पूरे 7-8 साल आंदोलन किया और गांव-गांव वो आंदोलन खड़ा हो गया। उसका परिणाम ही हुआ तेलंगाना देना पड़ा। जब वो धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पर, तो सरकार चिंतित हो गई, क्योंकि वहाँ गांव स्तर से आंदोलित थे लोग। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पूरे कागजों में ही अभी तक बुंदेलखंड बनता रहा, मीडिया में बनता रहा, अखबार में बनता रहा। गांव-गांव आंदोलन पहुँचे, गांव-गांव वहाँ पर लोगों की तैयारी हो, नौजवान तैयार रहे। जब तक उत्तराखंड बना था
आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, बहुत बड़ा त्याग किया था वहाँ के लोगों ने। और त्याग के साथ साथ वहाँ पर मेरठ में लगभग 70-80 लोग मरे थे और बहुत सारी विडम्बनाएं हुई थी वहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुए थे। उस परिस्थिति में भी उत्तराखंड के लोग डटे रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड बनाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और आज उत्तराखंड के लोग, हम लोग पहले देखते थे कि लखनऊ में हर 4 लोगों के बीच में जो चपरासी या छोटे काम करने वाले लोग हैं, घर में झाड़ू बुहारी करने वाले लोग हैं या चौकीदारी करने वाले लोग हैं, उत्तराखंड के लोग थे। आज वो लोग सब ऊपर पहुंच गए हैं उत्तराखंड में। आप वहाँ जाइए, अलग राज्य बनने से वहाँ पर तमाम साधन उपलब्ध होते हैं। साधन के साथ साथ सबसे बड़ा एक काम अच्छा होता है, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए। अब कम्युनिकेशन गैप क्या, ये 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़ की आबादी है। कहाँ ललितपुर है, कहाँ गोरखपुर है, कहाँ परलौना है, 1800 किलोमीटर का क्षेत्र है, कहाँ जाके सोनभद्र है। हम 5 साल एमएलए रहे, हम 403 विधायकों से परिचित नहीं हो पाए। सत्य बात ये है। जब हम लोग छोटे से एरिया में होंगे तो मुख्यमंत्री अपने बीच का होगा, मंत्री अपने बीच के होंगे, छोटे छोटे से एरिया विधायकों के होंगे, तहसीलें छोटी होंगी और तहसीलों के साथ साथ गांव समाज ब्लॉक छोटे हो जाएंगे। जो डेवलपमेंट होता है गांव का, वो डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से होगा और पकड़ होगी। क्योंकि डर भय होगा उसके ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। आज जो समस्या खड़ी हो रही है वो ब्यूरोक्रेसी की समस्या खड़ी करती है। उस समस्या को केवल अलग राज्य खत्म कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता। अलग राज्य बन जाएगा, अपने बीच का मुख्यमंत्री होगा, अगर कोई समस्या होगी टेलीफोन उठाएंगे कि ये भय होगा। लास्ट में जोड़े जाते हैं हम लोग। यहाँ से जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लेता है बुंदेलखंडियों के साथ। आप पूर्वांचल को देखिए, वहाँ लोग झोला बस्ता लेकर के आ जाते हैं, बाटी चोखा खा करके विधानसभा में घूमते हैं और अपना काम कराते हैं। वहाँ फैसिलिटी लोगों को दिलाते हैं, बुंदेलखंड के लोग नहीं जाते। क्योंकि यहाँ हम लोगों की आदत नहीं है। जब हम लोगों का प्रांत बन जाएगा तो हम लोगों के बीच में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सारी सुविधाएं उपलब्ध होने का काम हमारे नौजवान अच्छी तरीके से करेंगे। लोगों को तो धीरे धीरे खत्म होगा। मैं नौजवानों से सर्वत्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आगे आकर के और बहुत ताकत लगाई लोगों ने, लोगों की सरकार बनाने। थोड़ा सा बुंदेलखंड के लिए और अपने लिए करने का भी एक प्रयास करना चाहिए, सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एक कोरोना काल के बाद हम लोग थोड़ा बहुत करने जा रहे हैं। आपका कहना यह है तो प्रयास होता रहेगा जब तक बुंदेलखंड न बन जाए, चाहे वो राजनीति, चाहे वो जनमानस से हो, कैसे भी हो, प्रयास करेंगे ताकि बुंदेलखंड का विकास हो सके।